नहीं बन पा रहे हैं। नेपालीज गुरखास की बात करें तो अग्निवीर स्कीम आने के बाद वो नेपालीज गुरखास जो है वो भारत की तरफ आते हुए नहीं दिख रहे, वो चाइना की तरफ जा रहे हैं या कहीं और जो पड़ोसी देश है वो उनको अडॉप्ट कर रहा है। भारत के लिए कितना बड़ा खतरा है? क्या कोई नेशनल सिक्योरिटी खतरे में इससे आ जाएगी या भारतीय सेना कमज़ोर जो है हो सकती है इससे? हमारी फौज की जो ताकत है लड़ने की, और ख़ासकर ये जो गुरखास हैं, ये बहुत बड़े फोर्स मल्टीप्लायर है, तो उसमें कुछ हद तक फ़र्क पड़ेगा। अभी सवाल ये है कि जो अभी सुनने में आया है कि चाइना जो है वो नेपाल को बोल रहा है कि अब अपने जो यूथ हैं उनको हमारे पास भेजिए, हम उनको रिक्रूट करेंगे। अगर हम ये मान के चलें कि अग्निवीर स्कीम जो है उसके अंदर क्या रोल बैक किया जाए या उसको मॉडिफाई किया जाए ताकि नेपाल भी कन्विंस हो जाए और अपने यूथ को भेजना शुरू कर दे जाएंगे, क्या वो उतनी तरह से कॉम्बैट जो है वॉर फ्रंट में, फाइटिंग में, वो सब चीज़ों के लिए वो कैपेबिलिटी होगी? क्या ये राजनाथ सिंह ये इस खतरे को बाप रहे हैं जिस वजह से उन्होंने कहा कि हम अमेंडमेंट करेंगे इसमें कुछ? देखिए, सस्टेन कर रहा है क्योंकि यूएसए और नेटो कंट्रीज उसको सपोर्ट कर रही है। हमें कौन सपोर्ट करेगा? तो बार बार से करेंगे, अंदर से किसी ने नहीं सपोर्ट करना है। तो हमें पूरा तरह से आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा अपने बॉर्डर की सुरक्षा के लिए, और उसके अंदर किसी भी किस्म का जो सुरक्षा के साथ समझौता है वो लाजमी नहीं है। अभी अब जगह से उनको फीडबैक होती है, उनके सर्वे होते हैं, उसके बाद ही उसको प्रेजेंटेशन लोगों ने उनको दी होगी। राजनाथ साहब ने ये दिखा होगा कि पब्लिक के अंदर जो ओपिनियन है वो अग्निवीर के फेवर में नहीं है, तो उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है कि हम इसको रिव्यू करेंगे। अभी इसको कुछ लोग जो अपोजिशन है वो इसको जुमला मार के चलेंगे। मैं आपको ये आया इलेक्शन के टाइम से पहले है ना, इसका विरोध तो देखिए विपक्षी दल की बात करें या जो जब ये आई थी तब बड़े उच्च स्तर पर जो है अग्निवीर का विरोध हुआ, ट्रेनें रोकी गई, हड़तालें हुई, एफआईआर्स लगी, आगजनी हुई, हमने काफ़ी चीज़ें मीडियाज़ पे रिपोर्ट्स में जो रही। तो ये अपोज तो तब भी हो रहा था। और सबसे बड़ी बात, जहाँ पर 60,000 लोगों की स्ट्रेंथ को जहाँ लिया जा रहा था वहाँ अब अग्निवीर में 45,000 जो है, तो स्ट्रेंथ तो वैसे ही जो है ऑटोमेटिकली जो है वो हर ईयर बाई ईयर जो है वो कम होती जाएगी। तो जियो पॉलिटिकल सिचुएशन जो है एक बहुत बड़ा फैक्टर होती है जिससे एक देश को अपनी जो पॉलिसीज हैं उनको बनाने के लिए उसको स्टडी करने के बाद वो अपनी पॉलिसीज बनाता है। इज दिस जस्टिफाई कि जो अगर इन फ्यूचर कभी कोई वार फ्रंट होती है या जो पोस्टिंग्स भी की जाती हैं, बटालियंस की जो पोस्टिंग भी की जाती है, कई बार रेगिस्तान जैसे एरिया में की जाती है जहाँ पर 50 डिग्री से ज़्यादा गर्मी होती है, वहाँ पर भी हमारे जवान रहते हैं। सियाचिन के ग्लेशियर्स में जहाँ पे -50 डिग्रीज रहती है वहाँ पर भी रहते हैं। तो वो 6 महीने की ट्रेनिंग और वो 4 साल का टाइम, इज दिस जस्टिफाई कि वो अग्निवीर उन सिचुएशंस को, उन क्लाइमेट कंडीशंस को हैंडल आउट कर पाएंगे? और अगर वो नहीं हैंडल आउट कर पाएंगे तो जो पहले उनसे जो जवान लगे हुए हैं, क्या उनके साथ ये जस्टिफाई होगा? ये हो रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये होना शुरू हो गया है। अभी ये लोग जब ऐसी जगह पे जाएंगे इनसिक्योरिटी के साथ, उनके अंदर वो जो नाम नमक निशान की जो हम बात करते हैं जो सोल्जर के लिए बहुत जरूरी है, वो तो कल्टीवेट नहीं हो पाएगा। ये इन लोगों के ऊपर जो इनका दूसरा जो कमांडर्स हैं, मान लीजिए कंपनी कमांडर है, प्लेटून कमांडर है, कमांडिंग अफसर है, वो भी इन लोगों के ऊपर ट्रस्ट नहीं करेगा। आपका कहना है कि अग्निवीर ट्रस्टवर्दी नहीं हो पाएगा? जिस यूनिट में वो जाएंगे टाइम लगता है। मैं बोलता हूँ कि सोल्जर्स को जब 7-8 साल बनने में लगते हैं तो उसके बाद ही वो ट्रस्ट डेवलप करता है। विपक्षी दल भी बार बार ये इल्ज़ाम जो है वो केंद्र सरकार पर लगाते थे कि केंद्र सरकार कहती थी कि हम चाइना को लाल आंख जो है वो दिखाएंगे, लेकिन 4000 किलोमीटर जो है वो भारतीय सेना का जो जगह है वो LAC के पास जो है वो चाइना एक्वायर्ड कर चुका है। ये चीज़ जो है सोनम वांगचुक ने भी ये चीज़ उठाई है, और वो लद्दाख में जो है वो रहते भी हैं। किस तरह से देखते हैं? देखिए, तो जब अग्निवीर जब 4 साल के अंदर आएंगे तो वो एक हथियार चलाना तो उनको बड़ी आसानी सी बात है, वो तो उनको आता ही होगा। क्या उनको कोई एक्सप्लॉइट कर इंटरनल नेशनल सिक्योरिटी के लिए भी कोई खतरा जो है बन सकते हैं? जिस तरह हमने पंजाब की मिलिटेंसी में देखा था 1984 के अंदर जो राइट हुए, उसमें जो हमने देखा था जो 1984 में जो बीता, उसमें भी कई जो इस तरह के भारतीय सेना के जो फौजी थे जो इस तरह से एक्सप्लॉइट हुए, और उनको हथियार चलाना बड़ा अच्छा था तो वो उनका माइंड वॉश किया गया और उनको गलत राह में डालकर, एक मिलिटेंसी की राह पे डालकर नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा बन गए। क्या कुछ इस तरह की भी जो है खतरा रहेगा हमारा?
देखिए, उसी तरह विपक्षियों का ये भी मानना है कि कहीं ये इलेक्शंस के टाइम पर ये इस तरह की राजनाथ सिंह की जो स्टेटमेंट आई है ये कहीं इलेक्शन चुनावी जुमला न बन के रह जाए। देखिए, बीजेपी इस समय पूरी तरह से आश्वस्त है और मेरे को नहीं लगता है कि अपोजिशन के पास इतनी ताकत है कि वो बीजेपी को पावर में आने से रोक सके। और किसी पाकिस्तान सोल्जर ने बोला था कि अगर आप हमें अपने अफसर देते हैं तो हम दुनिया की सबसे बेस्ट आर्मी बन जाएंगे। तो ये तो एक क्रेडिबिलिटी है हमारी फौज की, और हम इन लोगों से बहुत ऊपर। फौज इसके अंदर पॉलिटिसाइजेशन करने का मतलब ही है, लेकिन ये अपने देखिए छोटी सोच होती है पॉलिटिशियन की, वो अपनी वोट बैंक से ज़्यादा कुछ सोच ही नहीं सकते हैं। नेशनल इंटरेस्ट की वो बात ये तो बोलते हैं कि लीडर से बड़ा पार्टी, पार्टी से बड़ा देश, लेकिन एक्चुअली किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को हम देखिए दे डोंट फॉलो इट। गुरखास के लिए फील्ड मार्शल सैम मनकशा ने ये कहा था कि इफ द मैन सेड कि आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ डेथ देन ईदर ही सेड ही इज अ लाइंग और इधर इज ए गुरखा। चाहे साइंस हो या आर्ट्स या फिर कॉमर्स, पढ़ने का मजा तो SP स्मार्ट स्कूलिंग सिस्टम में ही है। विजिट www.spsmartschools.com फॉर रजिस्ट्रेशन। सत श्री अकाल, सलाम, नमस्ते। मैं हरमीत सिंह, JNK न्यूज प्लस से। भारत देश हमारा, भारतीय सेना हमारी एक ऐसा शौर्य है जिस पे हम पूरा देश गर्व करते हैं। और आज हम जितने लोग, जितने भी इंसान हम भारत देश में रह रहे हैं, जितने भी लोग हम नागरिक भारत देश में रह रहे हैं, उन सब के लिए गर्व की बात है कि हम भारत देश में रह रहे हैं। और हम सब सुरक्षित, जहां पर हम अपने घरों में चैन से सो रहे हैं, उसकी सबसे बड़ी वजह जो है उसका नाम है भारतीय सेना। बॉर्डर पे बैठे हुए वो सिपाही हमारे जो 24 घंटे दुश्मन के साथ लोहा लेने के लिए तैयार रहते हैं, इसी उम्मीद के साथ जो है हम अपने घरों पर चैन पर सो रहे हैं। लेकिन क्या इस घर पर और क्या इस जो हमारी राहत पर क्या कुछ अंकुश लगने वाले हैं? क्या नेशनल सिक्योरिटी, भारतीय सेना, क्या उसमें कुछ ऐसे तब्दीलें आ चुकी हैं कि अब हम ये कह सकते हैं या आंकलन लगा सकते हैं कि नेशनल सिक्योरिटी क्या खतरे में आ जाएगी? क्या हमारे जो पड़ोसी देश पाकिस्तान, चाइना, क्या उनको जो उनका एक डर जो उनके माहौल, उनकी आंखों में और उनके देश में हिंदुस्तान जो बनाने में कामयाब हुआ था, क्या उसमें कहीं कमी कोई देखी जाएगी? ये बात मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि हमारे भारत देश की हर एक भारतीय सैनिक कई रेजिमेंट्स के साथ जुड़ा होता है। और सबसे ताकतवर रेजिमेंट जो है हमारे देश में, जिसका एक नाम गुरखा रेजिमेंट जो है वो कहा जाता है। और गुरखा रेजिमेंट की अगर हम बात करें तो भारत देश में 10 इन्फेंट्री आज़ादी के टाइम थी, और जब विभाजन हुआ 3 इन्फेंट्री जो है वो ब्रिटेन के पास चली गई और 6 जो है वो हिंदुस्तान के पास आई। जहां पर 60-90% जो नेपलिस गुरखास जो होते थे वो गुरखा रेजिमेंट का हिस्सा होते थे, और 10% ही जो है वो हिंदुस्तानी गुरखास होते थे। लेकिन जब से अग्निवीर स्कीम आई है, ये इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि अग्निवीर स्कीम्स आने के बाद जो नेपलिस गुरखास जो है, जो नेपाल की तरफ से गुरखास की रेजिमेंट की जो रिक्रूटमेंट होती थी, उस पर रोक लग गई है पिछले 2 साल से। जहां पर अग्निवीर के बैच तो क्लियर आउट हुए हैं, लेकिन अगर उन बैचेस में या उसके बाद में जो अग्निवीर की जो रिक्रूटमेंट हो रही है, उसमें नेपाल की तरफ से जो नेपलिस गुरखास हैं वो भारतीय सेना का हिस्सा नहीं बन रहे हैं। और वो सेना जिसने, गुरखा रेजिमेंट ने भारतीय सेना कई वार फ्रंट्स पर लड़े हैं, कई गैलेंट्री अवार्ड्स, कई शौर्य चक्र जो है, वीर परमवीर चक्र, अशोक चक्र, कई उनके जो रहे हैं सेना अधिकारी, वो इस अवार्ड से जो है नवाजे गए हैं। लेकिन अब वो इसका हिस्सा जो है वो नहीं बन रहे हैं। तो ये एक भारत देश के लिए क्या कोई एक बड़ी चिंता का विषय है? और जो पड़ोसी देश हैं, क्या उनके लिए ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि गोरखा रेजिमेंट जो भारतीय सेना की सबसे खतरनाक रेजिमेंट जो है मानी जाती थी, वो अब पड़ोसी देश जो है उसको अडॉप्ट कर रहे हैं? इस सब पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ रिटायर्ड कर्नल सुशील सिंह पठानिया जी हमारे साथ हैं। भारतीय सेना का हिस्सा रह चुके हुए हैं, अलग अलग वार फ्रंट्स में अलग अलग जगहों पर जाकर उन्होंने अपनी सेवाएं जो हैं वो दी हुई हैं। तो इनसे बेहतर शायद ही कोई जो हमें बता पाए, और ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या 2024 या आगे आने वाले जो भविष्य के जो साल हैं वो भारतीय सेना के लिए किस तरह से होंगे, और हमारे भारतीय देश में रहने वाले नागरिकों के लिए किस तरह के होंगे। पठानिया सर, बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल है आपसे कि गुरखा रेजिमेंट जो है वो, जहां मैंने जैसे कहा कि गुरखा रेजिमेंट
भारतीय रेजिमेंट, भारतीय सेना का एक गौरव जो है वो मानी जाती है। उनके सेना के अंदर, उनकी इन्फेंट्री के अंदर, उनकी रेजिमेंट के अंदर जो भी वार फ्रंट्स की हैं वो एक काबिले तारीफ की है। उन्होंने काफ़ी अवार्ड्स जो है, गैलेंट्री अवार्ड्स, परमवीर चक्र, अशोक चक्र जो है उनसे उनको नवाजा गया है, लेकिन अब वो हिस्सा नहीं बन पा रहे हैं। नेपालीज गुरखास की बात करें तो अग्निवीर स्कीम आने के बाद वो नेपालीज गुरखा जो है वो भारत की तरफ आते हुए नहीं दिख रहे, वो चाइना की तरफ जा रहे हैं या कहीं और जो पड़ोसी देश है वो उनको अडॉप्ट कर रहा है। भारत के लिए कितना बड़ा खतरा है? क्या कोई नेशनल सिक्योरिटी खतरे में इससे आ जाएगी या भारतीय सेना कमजोर जो है हो सकती है इससे? देखिए अमित जी, बड़ा आपका ये इंटरेस्टिंग सवाल है। जहाँ तक हम गुरखास की बात करते हैं, वो वर्ल्ड वार 1, 2 और उसके बाद पोस्ट इंडिपेंडेंस इनकी जो शौर्य की, हिम्मत की, करेज की और जो लड़ाकूपन की जो क्वालिटीज़ हैं वो पूरी दुनिया में मशहूर हैं। आज़ादी से पहले ब्रिटेन जो है वो उन्होंने भी अपने फ़ौज के अंदर गुरखास को रखा हुआ था और इन्होंने बहुत शानदार प्रदर्शन किया है। ये एक पहाड़ी ट्राइब है और जो बेसिकली लड़ने में बहुत माहिर है और इनका जो खुखरी वेपन है वो बहुत मशहूर है। अभी आपने ये भी बड़ा अच्छा बोला है कि अगर हम बात करते हैं इंडियन आर्मी की, इंडियन आर्मी दुनिया में मैं ये कहूँगा कि सर्वश्रेष्ठ आर्मी है, क्योंकि जिस तरीके से वो अलग अलग टेरेन में ऑपरेट कर रहे हैं तो वो प्रशंसनीय है और उसके बाद उन्होंने हर मोर्चे पे अपनी जो काबिलियत है उसको जाहिर किया है। अभी हम बात करेंगे अग्निवीर स्कीम के संदर्भ में। जब ये अग्निवीर स्कीम लाई गई और उसके अंदर ये था कि 75% जो लड़के भर्ती होंगे उनको 4 साल के बाद घर भेज दिया जाएगा और 25% जो है वो अब्जॉर्ब किए जाएंगे। नेपाल गवर्नमेंट ने इसके खिलाफ डिसीजन लिया। उन्होंने कहा कि हम अपने जो यूथ हैं उसको, उनके कैरियर को, उनकी पूरे जो ऑब्लिगेशन है, सोशल ऑब्लिगेशन है और फैमिली ऑब्लिगेशन, उसको मद्देनजर रखते हुए ये स्कीम हमें मंजूर नहीं है और हम अपने नेपाल के लड़के यहाँ पे नहीं भेजेंगे। अभी नेशनल सिक्योरिटी की अगर हम बात करते हैं, ये एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। उसके अंदर एक ये, अगर हम बात करते हैं नेपाली गुरखा की, तो एक छोटा सा उसका हिस्सा है। नेशनल सिक्योरिटी तो खैर इफेक्ट नहीं होगी, लेकिन हमारी फौज की जो ताकत है लड़ने की, और खासकर ये जो गुरखास हैं, ये बहुत बड़े फोर्स मल्टीप्लायर है, तो उसमें कुछ हद तक फर्क पड़ेगा। अभी सवाल ये है कि जो अभी सुनने में आया है कि चाइना जो है वो नेपाल को बोल रहा है कि अब अपने जो यूथ हैं उनको हमारे पास भेजिए, हम उनको रिक्रूट करेंगे। दूसरी तरफ बहुत ज़्यादा ग्रुप्स हैं जो मर्सनरीज को ढूंढ रहे हैं, क्योंकि अभी यूक्रेन में देखेंगे आप, वहाँ भी मर्सनरीज लड़ रहे हैं। रशिया के अंदर देख लीजिए आप, उसके बाद हमास इजराइल का बात, तो जो मर्सनरीज की डिमांड बढ़ गई है और बहुत ज़्यादा ग्रुप है, जैसे वैगनर ग्रुप था रशिया का, तो ऐसी अपॉर्चुनिटी में रहते हैं कि जहाँ पे यूथ को एक्सप्लॉइट किया जाए और उसके अंदर जो अनएम्प्लॉयमेंट यूथ है, इंडिया के भी अभी आपने देखा होगा यूक्रेन के अंदर कुछ लोगों को लड़ाया गया है, 2-3 की उनकी डेथ भी हो गई है। तो इस पूरी हालात के मद्देनजर अगर हम ये मान के चलें कि अग्निवीर स्कीम जो है उसके अंदर क्या रोल बैक किया जाए या उसको मॉडिफाई किया जाए, ताकि नेपाल भी कन्विंस हो जाए और अपने यूथ को भेजना शुरू कर दे, और हमें कल को ये सिचुएशन आए कि भारतीय गुरखा जो है वो नेपाली गुरखा जो चाइनीज आर्मी का हिस्सा होंगे उनके साथ लड़ रहे हैं। अभी हाल ही में हमारे जो आदरणीय रक्षा मंत्री, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है कि अग्निवीर स्कीम को रिव्यू कर रहे हैं, तो एक बड़ी अच्छी बात है। मैं कॉम्प्लीमेंट करता हूँ इंडियन गवर्नमेंट को, क्योंकि जरूरी है कि इसके अंदर सूटेबल रिवीजन किया जाए। बेस्ट ऑप्शन ये कि इसको रोल बैक करके स्टेटस को मेंटेन किया जाए। अगर वो नहीं हो सकता है किन्हीं भी कारण की वजह से, तो कम 75% जो है वो फौज में रखे जाएं और 25% जो है उनको बाहर का जो एरिया है उसमें एक्सप्लोरेशन के लिए भेज दिया, और उनको फिर अब्जॉर्व करना भी आसान होगा। सिंह साहब, क्या जो रक्षा मंत्री, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने जो ये बयान दिया है, जो स्टेटमेंट दिया है, क्या आपको लग रहा है कि केंद्र सरकार या रक्षा मंत्री जो हैं इस खतरे को भांप रहे हैं कि अग्निवीर जो स्कीम है, अगर हम गुरखा रेजिमेंट को 1 मिनट साइड पर भी रख दें, जो अग्निवीर जो स्कीम है, और जिस तरह से आपने बताया कि 75% जो है वो बाहर चले जाएंगे और 25% जो है वो आगे जो है वो फौज में जो है वो आगे कंटिन्यू करेंगे, क्या वो 4 साल के बाद वो इतना बड़े कैपेबल, इतनी बड़ी क्रेडिबिलिटी वो अग्निवीर पूरी कर पाएंगे, जो पहले से, जो इस अग्निवीर स्कीम से जो पहले जो लोग, जो अधिकारी रह रहे हैं, जो कई वार फ्रंट्स में लड़े हुए हैं, या जिस डिसिप्लिन मैनर से वो अपने आप को उन्होंने डेवलप किया है इंडियन आर्मी में, क्या वो उनका हिस्सा उस यूनिट में जब वो जाएंगे, क्या वो उतनी तरह से कॉम्बैट जो है वार फ्रंट में, फाइटिंग में, वो सब चीज़ों के लिए वो
वो कैपेबिलिटी होगी? क्या ये राजनाथ सिंह ये इस खतरे को बाप रहे हैं जिस वजह से उन्होंने कहा कि हम अमेंडमेंट करेंगे इसमें कुछ? देखिए, अगर हम अपनी बात करते हैं वॉर वेजिंग कैपेबिलिटी के अंदर, बूट्स ऑन ग्राउंड के अंदर, और बूट्स जो हैं वो कितने शक्तिशाली हैं, तो इस समय हम चाइना और पाकिस्तान का कंबाइंड थ्रेट झेल रहे हैं। हमें कोई भी ऐसी कार्रवाई नहीं करनी चाहिए जिससे हमारी जो सामरिक शक्ति है, जो हमारी लड़ने की शक्ति है, उसके अंदर कमी आए। कोशिश तो ये होनी चाहिए कि हमें इसको बढ़ाना है, क्योंकि भारत इस समय एक ग्लोबल पावर के रूप में निर्भर कर रहा है, और कोई भी कंप्रोमाइज़, खासकर जब हम अपने बॉर्डर मैनेजमेंट की बात करते हैं, तो उससे जो है अच्छा मैसेज नहीं जाएगा। अभी आप ये भी देखिए कि यूक्रेन और रशिया का जो वॉर हो रहा है वो पिछले 2 साल से ज़्यादा चल रहा है, और अगर एक नेशन जो है उसके बाद वॉर को सस्टेन करने के लिए कैपेबिलिटी नहीं है, यूक्रेन सस्टेन कर रहा है क्योंकि यूएसए और नेटो कंट्रीज उसको सपोर्ट कर रही हैं, हमें कौन सपोर्ट करेगा? वो बार बार से करेंगे, अंदर से किसी ने नहीं सपोर्ट करना है हमें। तो हमें पूरा तरह से आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा अपने बॉर्डर की सुरक्षा के लिए, और उसके अंदर किसी भी किस्म का जो सुरक्षा के साथ समझौता है वो लाजमी नहीं है। अभी आप बात कर रहे थे राजनाथ सिंह जी की, देखिए ये जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं या जो गवर्नमेंट है, रूलिंग डिस्पेंसेशन जिसको बोलते हैं, वो हर चीज़ पे नज़र रखते हैं, वो हर जगह से उनको फीडबैक होती है, उनके सर्वे होते हैं, उसके बाद ही उसको प्रेजेंटेशन लोगों ने उनको दी होगी। राजनाथ साहब ने ये दिखा होगा कि पब्लिक के अंदर जो ओपिनियन है वो अग्निवीर के फेवर में नहीं है, तो उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है कि हम इसको रिव्यू करेंगे। अभी इसको कुछ लोग जो अपोजिशन में वो इसको जुमला मार के चलेंगे। मैं आपको ये आया इलेक्शन के टाइम से पहले है ना, इसका विरोध तो देखिए विपक्षी दल की बात करें या जो जब ये आई थी तब बड़े उच्च स्तर पर जो है अग्निवीर का विरोध हुआ, ट्रेनें रोकी गई, हड़तालें हुई, एफआईआर्स लगी, आगजनी हुई, हमने काफ़ी चीज़ें मीडिया पे रिपोर्ट्स में जो रही, तो ये अपोज तो तब भी हो रहा था। और सबसे बड़ी बात, जहाँ पर 60,000 लोगों की स्ट्रेंथ को जहाँ लिया जा रहा था, वहाँ अब अग्निवीर में 45,000 जो है, तो स्ट्रेंथ तो वैसे ही जो है ऑटोमेटिकली जो है वो हर ईयर बाई ईयर जो है वो कम होती जाएगी। आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। मैं इसके आगे आपको बोल रहा हूँ कि जब कोविड की वजह से 3 साल जब भर्ती नहीं हुई थी, पूरा उसकी तरह से बैन था, उससे भी हमारी जो स्टैंडिंग आर्मी की जो स्ट्रेंथ थी वो भी कम, तकरीबन 14 लाख, वो 1.5-2 लाख कम हो चुकी है। अभी सवाल ये है कि इस समय गवर्नमेंट ने ये देखना है कि हम अपनी नेशनल सिक्योरिटी, एम्प्लॉयमेंट ऑफ यूथ, और उसके बाद इनको बेकार ना पड़े, ताकि कल को इनको मर्सनरीज या बाकी लोग जो एंटी नेशनल लोग हैं वो इनको एक्सप्लॉइट ना करें। तो इनको एक पुख्ता पॉलिसी लानी पड़ेगी। आपने ये भी देखा होगा कि हमारे जो पहले वाले चीफ थे जनरल रवाने हैं, उन्होंने भी अपनी किताब में इस बात का जिक्र किया था, और उन्होंने यहाँ तक कहा था कि जहाँ तक एयरफोर्स और नेवी का सवाल है, उनके जो चीफ थे दे परसीव्ड इट एज ए बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। तो इसके अंदर गवर्नमेंट ने अपनी कोशिश की है, और इसकी जो सबसे बड़ी वजह है वो ये है कि पेंशन बिल जो है लगातार बढ़ते जा रहे हैं। गवर्नमेंट की अपनी मजबूरियां हैं, तो वो उन्होंने ये सोचा कि चलिए हम इस तरीके से करके लेते हैं, क्योंकि अगर हम नॉर्मली बात करें लड़ाई की, जब 2 न्यूक्लियर या 3 न्यूक्लियर नेशन इन्वॉल्व हैं तो लड़ाई के चांसेस काफ़ी कम है। लेकिन आजकल की जो जियो पॉलिटिकल सिचुएशन चल रही है, अभी आप देखिए हमास के साथ इजराइल का चल रहा है, अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान का पंगा शुरू हो गया है। अफगानिस्तान जो है वो उनके ऊपर भी अटैक कर रहा है, तालिबान जो पाकिस्तानी तालिबान है वो पाकिस्तान के ऊपर अटैक कर रहे हैं, बलूचिस्तान आर्मी वहाँ लगी हुई है। उसके बाद ईरान के साथ पाकिस्तान के जो रिश्ते हैं वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं। तो जियो पॉलिटिकल सिचुएशन जो है एक बहुत बड़ा फैक्टर होती है, जिससे एक देश को अपनी जो पॉलिसीज़ हैं उनको बनाने के लिए, उसको स्टडी करने के बाद वो अपनी पॉलिसीज बनाता है। सिंह साहब, एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी राइज होता है यहाँ पर कि जहाँ 4 साल के बाद जिसको एक अग्निवीर जो जा रहा है उसको पता है कि मुझे 4 साल के बाद जो है मुझे घर वापस आना है, तो वो अपनी सोशल लाइफ को जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है। क्या इज दिस जस्टिफाई कि जो अगर इन फ्यूचर कभी कोई वार फ्रंट होती है या जो पोस्टिंग्स भी की जाती हैं, बटालियंस की जो पोस्टिंग भी की जाती है, कई बार रेगिस्तान जैसे एरिया में की जाती है जहाँ पर 50 डिग्री से ज़्यादा गर्मी होती है, वहाँ पर भी हमारे जवान रहते हैं। सियाचिन के ग्लेशियर्स में जहाँ पे -50 डिग्रीज रहती है वहाँ पर भी रहते हैं। तो वो 6 महीने की ट्रेनिंग और वो 4 साल का टाइम, इज दिस जस्टिफाई कि वो अग्निवीर उन सिचुएशंस को, उन क्लाइमेट कंडीशंस को हैंडल आउट कर पाएंगे? और अगर वो नहीं हैंडल आउट कर पाएंगे तो जो पहले उनसे जो जवान लगे हुए हैं, क्या उनके साथ ये जस्टिफाई होगा? ये हो रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये होना शुरू हो गया है। देखिए,
एक जो सोल्जर जब लड़ाई करता है जिसमें उसको अपने जान की बाजी लगानी पड़ती है, तो सबसे पहले उसका जो मोटिवेशन लेवल है बहुत ऊंचा होना चाहिए। अग्निवीर का और जो नॉर्मल सोल्जर का मोटिवेशन में बहुत फर्क है, बिकॉज इनके अंदर एक इनसिक्योरिटी है। दूसरी चीज जो आती है, ट्रेन सोल्जर को बनाने में कम से कम 7 या 8 साल लगते हैं, विद 9 months ऑफ ट्रेनिंग फॉर इन्फेंट्री सोल्जर एंड 1 साल से ज्यादा है जो टेक्निकल आर्मर्ड है, जिसमें आर्मर्ड कोर भी शामिल है। अभी ये लोग जब ऐसी जगह पे जाएंगे इनसिक्योरिटी के साथ, उनके अंदर वो जो नाम नमक निशान की जो हम बात करते हैं, जो सोल्जर के लिए बहुत जरूरी है, वो तो कल्टीवेट नहीं हो पाएगा। ये इन लोगों के ऊपर जो इनका दूसरा जो कमांडर्स है, मान लीजिए कंपनी कमांडर है, प्लेटून कमांडर है, कमांडिंग अफसर है, वो भी इन लोगों के ऊपर ट्रस्ट नहीं करेगा। आपका कहना कि अग्निवीर ट्रस्टवर्थी नहीं हो पाएगा, जिस यूनिट में वो जाएंगे। टाइम लगता है। मैं बोलता हूँ कि सोल्जर्स को जब 7-8 साल बनने में लगते हैं तो उसके बाद ही वो ट्रस्ट डेवलप करता है। नेक्स्ट बात है कि जब एक यूनिट का जब कर्नल या मेजर या ब्रिगेडियर जब किसी को अपॉइंट करता है किसी फ्रंट पे जाने के लिए या किसी बटालियन में, तो वो ये चाहता है कि मेरे इस यूनिट में वो लोग जाएं जो सक्षम हो, जो दुश्मन के साथ लोहा ले सके। बिल्कुल सही बात है। तो आपका कहने का मतलब वो अग्निवीर वो लोहा लेने के लिए तैयार नहीं हो पाएंगे 4 साल में। सवाल वो नहीं है, वो तैयार हो जाएंगे, लेकिन ये जो ट्रस्ट जो प्रूव करने के लिए मेरे को अपनी काबिलियत दिखानी पड़ेगी ना। 3.5 साल का पीरियड जो है वो बहुत कम है, कम पीरियड। तो कोई भी जो है, अगर कोई सेंसिटिव ड्यूटी आती है तो कोई भी जो कमांडर है, प्लेटून कमांडर, कंपनी कमांडर, ऊपर तक वो चांस नहीं लेगा। और खासकर उन एरियाज के अंदर जहाँ पे हम LAC की बात कर रहे हैं, जब मिलिटेंसी के खिलाफ लड़ाई है, जैसे आप बात कर रहे हैं साइचेन ग्लेशियर की बात है, तो ट्रस्ट डेफिशिएंट जो बना हुआ और वो बना रहेगा। उसके लिए जरूरी है कि इन लोगों को ये जो भेजा जाता है, इनको पहले हार्ड टास्क ना दिया, इनको एक्लिमेटाइज किया जाए। उसके बाद अपने आप जो क्रेडेंशियल्स है उसको प्रूव करें, अपनी कमांड का विश्वास जीतें और उसके बाद काम करेंगे। लेकिन ये बाय द टाइम ये सारी चीजें होंगी, वो 3.5 साल पूरे हो जाएंगे। 3.5 साल पूरे हो जाएंगे। और जब आप किसी नॉर्मल जो अग्निवीर नहीं है, जो वो भारतीय सेना का हिस्सा है, जब उसको बोला जाएगा कि आप इस जगह जाएंगे और इस जगह ये अग्निवीर नहीं जाएंगे क्योंकि ये उतने सक्षम नहीं है, तो वो उनके मन में भी कुछ वो आप प्रोजेक्ट नहीं कर सकते। देखिए, ये कमांड के अंदर यू कैन नॉट डिफरेंशिएट कि अग्निवीर नहीं कर पाएगा, सारे सक्षम हैं। लेकिन सवाल ये है कि एक जो कमांडर है वो जब कोई इंपॉर्टेंट या सेंसिटिव या जो टास्क, जो डिफिकल्ट टास्क है, वो ढूंढेगा कि मैं किस आदमी के ऊपर विश्वास कर सकता हूँ। हो सकता है अग्निवीर में से भी कुछ जो ब्राइट लड़के हैं वो उस विश्वास को हासिल कर लें, लेकिन बाय एंड लार्ज अगर हम समय सीमा को लेके चलते हैं 3.5 साल की, उसके बाद 1 महीने की छुट्टी भी देगी, तो 3-4 महीने वो छुट्टी निकाल लीजिए आप, तो 3 साल के पीरियड के अंदर क्या वो अपने क्रेडेंशियल प्रूव कर पाएंगे विद लो मोटिवेशन लेवल एंड इनसिक्योरिटी विच इज एनग्रेव्ड इन देयर माइंड? सो वो प्रॉब्लम है। तो ये सारी चीजें जो है गवर्नमेंट के अवेयर है भी, और इसीलिए जो हमारे रक्षा मंत्री हैं उन्होंने ये दिया है कि हम इसको रिव्यू करेंगे। एक सवाल और भी है सर, इस समय हमने देखा लद्दाख के अंदर सोनम वांगचुक जो एक सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, भारतीय सेना के लिए भी उन्होंने काफी कुछ काम जो है किया हुआ है। इस समय वो भी गुरखा रेजिमेंट को लेकर भी उन्होंने सवाल जो है, मैं उनकी एक स्टेटमेंट सुन रहा था, उनकी इंटरव्यू सुन रहा था कि गुरखा रेजिमेंट जो है वो भारतीय सेना का हिस्सा जो है वो नहीं बन रही है, जिसकी बात हम कर भी रहे हैं। प्लस दूसरी चीज उन्होंने कहा कि जो विपक्षी दल भी बार बार ये इल्ज़ाम जो है वो केंद्र सरकार पर लगाते थे कि केंद्र सरकार कहती थी कि हम चाइना को लाल आंख जो है वो दिखाएंगे, लेकिन 4000 किलोमीटर जो है वो भारतीय सेना का जो जगह है वो LAC के पास जो है वो चाइना एक्वायर्ड कर चुका है। ये चीज़ जो है सोनम वांगचुक ने भी ये चीज़ उठाई है और वो लद्दाख में जो है वो रहते भी हैं। किस तरह से देखते हैं इस चीज़ को? सोनम वांगचुक एक अच्छे सोशल एक्टिविस्ट हैं, इसमें कोई शक नहीं है, और उन्होंने जो इशू रेज किया है कि नेपाली गुरखास के बारे में, उस पर भी वो काफ़ी हद तक सही बोल रहे हैं। सही। लेकिन ये स्टेटमेंट देना कि 4000 स्क्वायर किलोमीटर, और वो उन्होंने खुद अपने स्टेटमेंट में बोला है कि ये सुब्रमण्यम स्वामी के स्टेटमेंट के ऊपर बेस है, उसको ना तो वो ऑथेंटिकेट कर सकते हैं, ना मैं ऑथेंटिकेट कर सकता हूँ, ना सुब्रमण्यम स्वामी ऑथेंटिकेट कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि 7 अप्रैल को हम एक बड़ी रैली लेकर उस जगह पर जाएंगे जहां पर ये ऑक्युपाइड किया गया। हाँ, वो ऑक्यूपेशन इज अ डिफरेंट थिंग। देखिए, LAC जो है हमारी चाइना के साथ, वो पूरी तरह से मार्क नहीं है। चाइना की जो सोच है उनके हिसाब से LAC के जो पॉइंट्स हैं वो अलग हैं, हमारे हिसाब से अलग हैं, तो उसके अंदर कई बार वो परसेप्शन के अंदर भी हेरफेर हो जाता है।
लेकिन ये इसमें कोई शक नहीं है कि चाइना की जो डेवलपमेंट हो रही है उस रीजन के अंदर कंपेयर टू हमारी डेवलपमेंट, वो हमसे बहुत आगे है। उसकी वजह भी है। उसकी वजह ये है कि चाइना जो है, उनकी जो जीडीपी अगर हम बात करते हैं वो तकरीबन 17 ट्रिलियन डॉलर है। हमारी अभी 3-4 से नीचे हम घूम रहे हैं। तो चाइना को वो एडवांटेज है पैसे की। और दूसरा जो चाइना की पॉलिसी है वो है एक्सपेंशन की। और वो ये देखते हैं कि किसी भी, वो नेपाल तक में घुस के उनके एरिया जो काबू करना शुरू कर देंगे, जहां भी उनको मौका मिलेगा वो शुरू कर देंगे। साउथ चाइना सी को कहते हैं जी हमारे बाप का सी है। गुरखास को किस तरह से देखते हैं? अगर वो चाइनाज का हिस्सा बनते हैं तो हिंदुस्तान के लिए कितना बड़ा खतरा है? देखिए, खतरा तो कोई नहीं है, लेकिन वो सिचुएशन जो है अवॉइडेबल है कि अगर हम नेपाल को इस स्कीम को रिवाइज करने के बाद एक अच्छा स्कीम लेके आते हैं, मान लीजिए 75% हम एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो आई एम वेरी श्योर कि नेपाली गवर्नमेंट जो है वो उसको पूरी तरीके से सही परस्पेक्टिव में लेगी और अपने वो लड़के भेजना शुरू। मतलब आपका ये कहना है कि अगर मैं जो बात राजनाथ सिंह कर रहे हैं रिव्यू की या अमेंडमेंट्स की करने के लिए, अगर वो जो 75% लोग सेना में आगे जाएंगे और 25% अगर बाहर चले जाते हैं, तो नेपाल सोच सकता है कि गुरखास जहां पर पक्का सोचेगा। देखिए, नेपाल ने क्या करना है कि वो अपने यूथ को जॉब देना चाहते हैं और इंडिया उनका बड़ा पुराना दोस्त है। चाइना ने उनको कई बार धोखा दिया हुआ है। चाइना एक ऐसा नेशन है जिसके ऊपर आप ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं, वो कभी भी आपको बैकस्टैबिंग कर सकता है। नेपाल को भी ये पता है। लेकिन अभी एक वाइबल ऑप्शन जो होना चाहिए, जब हम वेलफेयर स्टेट के तरीके से देखते हैं, हम अपनी कंट्री की इकोनॉमी के हिसाब से देखते हैं। देखिए, नेपाल की इकोनॉमी के ऊपर जब इतने के सोल्जर उनके आते हैं तो बहुत फर्क पड़ता है। तो वो भी इस मौके का इंतजार कर रहे होंगे कि इस स्कीम को रिवाइज किया जाए, ताकि जो उनका जो यूथ है उसके दरवाजे जो हैं, हमारी जो गुरखा रेजिमेंट्स हैं उसके अंदर शुरू हो जाए। एक और इम्पोर्टेंट सवाल है सर मेरा आपसे सिंह साहब की, जहां हम ये सवाल कर रहे हैं कि नेशनल सिक्योरिटी जो है वो खतरे में आ जाएगी। एक ये भी परसेप्शन बनता है कि अग्निवीर, जिस तरह से आपने भी कहा कि मर्सनरीज जो है वो मर्सनरीज के तौर पर जो है उनको यूज किया जा रहा है, तो जब अग्निवीर जब 4 साल के अंदर आएंगे तो वो एक हथियार चलाना तो उनको बड़ी आसानी सी बात है, वो तो उनको आता ही होगा। क्या उनको कोई एक्सप्लॉइट कर इंटरनल नेशनल सिक्योरिटी के लिए भी कोई खतरा जो है बन सकते हैं? जिस तरह हमने पंजाब की मिलिटेंसी में देखा था 1984 के अंदर जो राइट हुए, उसमें जो हमने देखा था, जो 1984 में जो बीता, उसमें भी कई जो इस तरह के भारतीय सेना के जो फौजी थे जो इस तरह से एक्सप्लॉइट हुए और उनको हथियार चलाना बड़ा अच्छा था, तो वो उनका माइंड वॉश किया गया और उनको गलत राह में डालकर, एक मिलिटेंसी की राह पे डालकर नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा बन गए। क्या कुछ इस तरह की भी जो है खतरा रहेगा हमारा? देखिए, अभी गवर्नमेंट ने इस खतरे को पहले ही भांपा हुआ था और उन्होंने कुछ लेटरल प्लेसमेंट के लिए स्कीमें भी चलाई हैं कि इनको सेंट्रल पुलिस फोर्सेस के अंदर या कोस्ट गार्ड के अंदर या अलग अलग जगह पे इनकी रिजर्वेशन रखी जाएगी। मान लीजिए उसके बाद भी कुछ लोग जो हैं उनको जॉब नहीं मिलता है, तो एक ट्रेन सोल्जर एक बहुत बड़ा एसेट है। और हमारी जो इंटरनल सिचुएशन है उसके अंदर तो आप देखिए, पाकिस्तान इसको एक्सप्लॉइट करेगा, बिल्कुल एंटी नेशनल लोग इसको एक्सप्लॉइट करेंगे, ये जो मुस्लिम मुजाहिदीन के ग्रुप्स बने हैं ये इसको एक्सप्लॉइट करेंगे। तो उसके ऊपर भी एक पॉलिसी बनाने की जरूरत पड़ेगी कि ये लोग जो हैं कहीं गलत हाथों में ना पड़ जाए। ये भी आप मानते हैं, ये भी एक बड़ा खतरा है? ये वेरी पॉसिबल, वेरी लाइकली। इसको हम रूल आउट नहीं कर सकते या इससे हम अपनी आंखें नहीं बंद कर सकते। इट्स बेटर ऑप्शन की अगर इस जो राजनाथ सिंह जी ने जो कहा है, अगर इसमें कुछ अमेंडमेंट हो जाती है, जिस तरह आपने कहा कि 75%, हम तो चाहेंगे 100% हो जाए, लेकिन अगर 75% भी होती है तो इन सभी खतरों से, इन सभी जो एक सवाल बने हुए हैं आज की डेट में, इन सभी सवालों से जो है राहत मिल सकती है। लेकिन दूसरी तरफ विपक्षियों का ये भी मानना है कि कहीं ये इलेक्शंस के टाइम पर ये इस तरह की राजनाथ सिंह की जो स्टेटमेंट आई है, ये कहीं इलेक्शन चुनावी जुमला न बनकर रह जाए। देखिए, बीजेपी इस समय पूरी तरह से आश्वस्त है और मेरे को नहीं लगता है कि अपोजिशन के पास इतनी ताकत है कि वो बीजेपी को पावर में आने से रोक सके। तो अगर उस संदर्भ में देखा जाए तो ऐसे स्टेटमेंट की जरूरत तब होती है जब किसी पार्टी के अंदर इनसिक्योरिटी हो कि उनके जीतने के आसार नहीं हो। इस समय जो आसार है उसमें बीजेपी को कोई नहीं रोक सकता है। विपक्ष का मैं आपको बताता हूँ, राहुल गांधी जी ने एक स्टेटमेंट दिया था। देखिए कैसे भड़काने वाले स्टेटमेंट देते हैं, मैं सुनना था उनके। उन्होंने कहा कि वो किसी से बात कर रहे थे यात्रा के दौरान की अग्निवीर के बारे में। वो कहते हैं कि अग्निवीर जो है इसके अंदर 4 लोग लिए जाएंगे, उसमें से एक को नौकरी दी जाएगी और जो 3 निकाले जाएंगे उसके अंदर एक SC होगा,
एक एसटी होगा, एक ओबीसी होगा। अच्छा, तो अब ये पॉलिटिशियन जो हैं ये उस तरीके से रंग उसको बदलते हैं जाति में जो है बगैर, बदलने हाँ, ये हर चीज में फुली रियलाइजिंग कि इंडियन आर्मी जो है उसके अंदर ऐसे इथॉस नहीं है। हम लोग डिफरेंशिएट नहीं करते हैं कि आपको लगता है आर्मी का और राजनीतिकरण जो है ये करना चाहिए जिस तरह की, जिस तरह स्टेटमेंट, क्या आर्मी को लेकर इस तरह के स्टेटमेंट निकालने वो सही है? ये देखिए, पॉलिटिशियन जो है वो अपनी पॉलिटिक्स करेंगे, उनको आप रोक नहीं सकते हैं। यहाँ पे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन आपको है, लेकिन बगैर कुछ जाने हुए आर्मी की किस तरीके से आर्मी बिहेव करती है, किस तरीके से उसके अंदर इथॉस हैं, क्या उनका अपनी जो मोरालिटी है और किस तरीके से कमांड स्ट्रक्चर है, किस तरीके से अपने जवानों की देखभाल करते हैं, उसमें इंडियन आर्मी जो है पाकिस्तान आर्मी से बहुत बेहतर है। मैंने तो ये भी सुना है कि पाकिस्तान के जो सोल्जर्स हैं वो बहुत अच्छे हैं, हमारे बराबर के होंगे, लेकिन उनका जो अफसर काडर है वो बहुत ख़राब है। और किसी पाकिस्तान सोल्जर ने बोला था कि अगर आप हमें अपने अफसर देते हैं तो हम दुनिया की सबसे बेस्ट आर्मी बन जाएंगे। तो ये तो एक क्रेडिबिलिटी है हमारी फौज की, और हम इन लोगों से बहुत ऊपर। फौज इसके अंदर पॉलिटिसाइजेशन करने का मतलब ही है, लेकिन ये अपने देखिए छोटी सोच होती है पॉलिटिशियन की, वो अपनी वोट बैंक से ज़्यादा कुछ सोच ही नहीं सकते हैं। नेशनल इंटरेस्ट की वो बात, ये तो बोलते हैं कि लीडर से बड़ा पार्टी, पार्टी से बड़ा देश, लेकिन एक्चुअली किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को आप देखिए, दे डोंट फॉलो इट। तो मैं तो भी आपके एंड में आई विल जस्ट गिव ए ट्रिब्यूट टू आवर ग्रेट सोल्जर्स हु हैव गिवन द सुप्रीम सेक्रीफाइस। एंड जब मैं लेह वगैरह में नौकरी कर रहा था, लद्दाख, द्रास, कारगिल वगैरह में, तो वहाँ कभी कभी मैं देखता था पत्थरों के ऊपर, रोड के ऊपर लिखा होता था कि व्हेन यू गो होम टेल देम एंड से दैट फॉर योर टुमारो वी गेव अवर टुडे। तो ये तो हमारी लोगों की कुर्बानियाँ हैं, और आई एम श्योर कि हमारी जो नेशन है वो सशक्त रहेगा, हमारी फौज सशक्त रहेगी। वो एक बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं और बहुत बढ़िया काम करते रहेंगे। तो हमारे जो नागरिक हैं उनको किसी तरीके की फिक्र नहीं होनी चाहिए, वो अपने घर में आराम से सो सकते हैं कि somebody is looking after them। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर। आप ये देख रहे थे सुशील सिंह पठानिया कर्नल थे, और उनसे पूरी बातचीत जो है हुई। अग्निवीर स्कीम्स को लेकर भी बातचीत हुई है। गुरखाज रेजिमेंट, नापलिस गुरखाज जो हैं वो भारतीय सेना के रिक्रूटमेंट में जो है वो इस समय उनका हिस्सा नहीं बन रहे, जो एक चिंता का विषय जो है वो जरूर देखा जा रहा है, जिसकी चर्चा लद्दाख में सोनम वांगचुक जो है, जो 21 दिन की अपनी हंगर स्ट्राइक के बाद जो उन्होंने ये कहा कि 7 अप्रैल को हम उस जगह भी जाएंगे जहां पर विपक्षी दल ये बार बार इल्जाम लगाते हैं कि चाइना जो है वो 4000 किलोमीटर जो है वो अंदर आ चुका हुआ है, हम उस जगह पर भी जाएंगे। दूसरी तरफ स्टेटमेंट जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी की आई है, क्या कुछ उनके मन में क्या कुछ इस तरह की बात जो है, क्या वो उस चीजों को बाप रहे हैं कि अग्निवीर जिस तरह से आगे बढ़ती जा रही है, जहां पर वो आगे उनके बैचेस तो क्लियर होते जाएंगे, लेकिन जो स्ट्रेंथ है, जो पावर है भारतीय सेना की, कहीं वो कम तो नहीं हो रही? क्या उसको किसी तरह का रोल बैक करने की बात जो की जा रही है, या कुछ अमेंडमेंट्स की जाएंगी, कुछ रिव्यूज ले जाएंगे जो आने वाले दिनों में भारतीय सेना के भविष्य के लिए, भारत देश के भविष्य के लिए और भारत नागरिकों के भविष्य के लिए जो है वो एक सुनहरा अवसर जो है वो बनकर आएंगे? और खासकर जो लोग अग्निवीर स्कीम में जाने की सोच रहे हैं, वो भी जहां पर उनके मन में इनसिक्योरिटी ये रहती है कि 4 साल बाद हम जो है वो रहेंगे, जो भारतीय सेना के लिए अच्छा नहीं है। अगर कुछ तरह से रोल बैक हो जाता है या कोई रिव्यू हो जाता है, या 75% लोग सेना में रहेंगे और 25% लोग सेना में नहीं रहेंगे, अगर इस तरह की कोई पॉलिसी भारतीय सरकार अगर बनाती है तो वो भी भविष्य जो है अच्छा है। लेकिन एक गुरखाज के लिए फील्ड मार्शल सैम मनकशा ने ये कहा था कि इफ द मैन सेड कि आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ death, then either he said he is a lying or either is a गुरखा। तो गुरखा रेजिमेंट अगर भारतीय सेना का हिस्सा नहीं बनती है, क्या ये भी एक चीज नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा बन जाएगी या नहीं बन जाएगी? ये भी एक सवाल है। ये पूरा इंटरव्यू आप देखिए, और इस इंटरव्यू को लेकर आप अपने मन का क्या विचार है भारतीय सेना को लेकर, गुरखा रेजिमेंट को लेकर, अग्निवीर स्कीम्स को लेकर, और क्या कुछ इसमें पॉलिसीज में अमेंडमेंट होना चाहिए, अपना विचार कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। फिलहाल मुझे और कर्नल सुशील सिंह पठानिया को इजाजत दीजिए। थैंक यू। हरमीत सिंह, जय हिंद।